हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ एमसीक्यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप सबका है, किसी को +1 में है यानी 11th क्लास में है, किसी को 12th क्लास में है। तो एक नया पैटर्न आ चुका है कि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इस बार। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो चैप्टर 1 यानी चैप्टर वाइज आपको हर वीडियो में मेरे एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे, और जिस पर मैं टेस्ट दे रहा हूँ यानी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिस लिंक के थ्रू समझा रहा हूँ और जहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, वही लिंक्स 2-3 और यानी आपके टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से अपनी टेस्ट रिवीजन कर सकते हो। ऐसे ही आपको और भी कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है चैनल का, वो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर क्या था? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जब आप बात समझते हो तो मीनिंग क्या समझ में आता है कि एक माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम को देखना। यानी जब हम इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को नज़र में देखते हैं तो वो बन जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब पूरी इकोनॉमी को आपने एज अ होल यानी एज अ होल मतलब पूरी इकोनॉमी को देखना शुरू कर दिया, तो मैंने अभी बताया था उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जी, अब ये आपका ऐसे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है या नहीं, साथ में एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी, विद एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, अब यहाँ पे मैक्रो नहीं है, यहाँ पे माइक्रो है। तो माइक्रो के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? क्या एक इंडिविजुअल यूनिट आ सकता है? इसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। जब वर्ड एग्रीगेट आ जाए तो वो मैक्रो बन जाता है, ठीक है? तो इसलिए ये आएगा नहीं। अब क्या नेशनल इनकम और इंडिविजुअल यूनिट में से कोई एक है? तो ध्यान से समझिएगा, नेशनल इनकम अगर अकेला इनकम होता तो शायद हम सोच सकते थे, लेकिन अब नेशनल मतलब पूरी नेशनल की इनकम है तो ये नहीं आएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इंडिविजुअल यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो। सो माइक्रो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और साथ में आपको नीचे दे दिया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम जी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको पता है कौन कौन सी हो सकती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड बाय होम टू बी प्रोड्यूस, राइट? तो इन तीनों की अगर बात करते हैं तो तीनों में सभी चीज़ें आ जाती हैं। सभी चीज़ें जब आ जाती हैं तो क्या ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये आएगा? बिल्कुल आएगा जी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे बिल्कुल। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि अच्छे से यूज़ करना है रिसोर्सेज का। तो दीज आर को रिलेटेड, तो ये भी है। तो अगर दो आंसर्स निकल आए हैं तो आपका मतलब क्या हो जाएगा? या तो बोथ ए एंड बी हो सकता है या फिर ऑल ऑफ दीज दिया होगा। तो ऑल ऑफ दीज में क्या आंसर इसमें है? बिल्कुल है। तो आंसर आपका सीधा साधा निकल आएगा अगर आपको दो पूरे पॉइंट्स क्लियर हैं तो। ठीक है जी। तो याद रखना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स बहुत सारी बन रही हैं, तो इसलिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पे नीचे मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि क्या आंसर और सच में क्या आंसर निकल के आएगा और कैसे आएगा। टू व्हाट फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड? मोस्टली रिलेटेड भाई। ज़्यादातर किससे रिलेटेड होती है? ये नहीं कि किसी से उन्होंने कहा ज़्यादातर। ज़्यादातर जब अब बात आ जाती है ना तो एक एक मेन फैक्टर होता है जो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो क्या एक कंज्यूमर सिलेक्शन ऐसी है जो इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा? भाई, कंज्यूमर की सिलेक्शन इफेक्ट तो कर रही है लेकिन नॉर्मल लेवल पे, इतना ज़्यादा नहीं है उसका लेवल। और क्या एक फर्म की सिलेक्शन ऐसा डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं जी, वो तो कंज्यूमर सिलेक्शन से भी कम है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट तो ख़त्म ही हो गए, बचता कौन सा है? चॉइस बन सकता है या नन ऑफ दीज होगा? भाई, नन ऑफ दीज तो बहुत कम होता है लेकिन होता है आंसर कई बार। तो इसलिए सोच समझ के सोचना, लेकिन इसका आंसर क्या है असल में? चॉइस।
तो चॉइस हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इकोनॉमी को, और इकोनॉमी की मोस्ट ज़्यादा प्रोबेबली प्रॉब्लम यही है कि चॉइस इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी टुडे। वट विच इज़ नॉट अ इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इसमें से नहीं है भाई, कौन सा? 3 इकोनॉमिक सिस्टम मैंने सुने हुए हैं, क्या आपने सबने सुने होंगे? बिल्कुल सुने होंगे, बहुत बार पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। अगर नहीं सुने तो कौन सा सेक्टर इनमें से नहीं होता, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इनमें से नहीं होता? तो भाई सोशलिस्टिक को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये है। कैपिटलिस्टिक उसका दूसरा पार्ट है, उसे प्राइवेट पर्सन्स कंट्रोल करते हैं, वो भी है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, मिक्स्ड और गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट तो मैंने कह दिया सोशलिस्टिक के अंदर आ जाती है, तो गवर्नमेंट बनेगा इसमें? नहीं बनेगा। सो आंसर इज गवर्नमेंट। लेकिन अब मिक्स्ड है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल करती है और प्राइवेट पर्सन्स भी चलाते हैं। तो आंसर इज आपके सामने क्या है? गवर्नमेंट इकोनॉमी। चलो जी, ये भी आपका सही हो गया, और 3 आपको नीचे बता दिए कौन कौन से होते हैं। इन अब देखिए अगला क्या है, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखो जी, मैंने तीनों का मीनिंग बताया अभी, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड। अब तीनों में से मुझे ये पता करना है कि प्राइस मैकेनिज्म के बेस के ऊपर डिसीजन किस में लिए जाते हैं। प्राइस मैकेनिज्म यानी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। लगी बात समझ में? प्राइस मैकेनिज्म मतलब मार्केट प्लानिंग, मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी हो। अब मार्केट इकोनॉमी किसे कहेंगे? जिसमें गवर्नमेंट होती है? नहीं जी, मार्केट इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। तो जब मार्केट इकोनॉमी का आंसर आ गया मेरे सामने, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ही मार्केट कहा जाता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर भी इसका क्या होगा? कैपिटलिस्टिक होगा। और क्यों होगा? क्योंकि उसे प्राइवेट पर्सन्स कंट्रोल करते हैं, और जो सोशलिस्टिक है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी के साथ चलती है, इसलिए वहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन प्राइस मैकेनिज्म का डिसीजन किस में ज़्यादा लिया जाता है और कौन लेता है? दैट इज़ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट पर्सन्स इसमें इफेक्टेड होते हैं। लगी बात समझ? चलो, यहाँ पे हो गया, समझ आ गया आपको। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या इंडिया कौन सी है? भाई ये तो मैंने बता दिया, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मेरा आंसर ऑलरेडी टिक है। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारे पास अगला आंसर क्या है? दैट इज़ व्हाट इज़ पीपीसी। अब पीपीसी क्या होता है? बहुत अच्छी सी चीज़ है ये। क्या वो प्रोडक्शन प्रोबेबल कॉस्ट है? इकोनॉमी के अंदर मोस्टली ज़्यादातर ये वर्ड कहाँ पे जाता है? नहीं जी, प्रोबेबल कॉस्ट ऐसा कुछ होता नहीं। प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट, भाई ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने। अब बचता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन और प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो जी, अब प्रोडक्शन, अब पीपीसी कर्व आपने सबने सुना हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या वर्ड सुना सुना है यहाँ पे? बिल्कुल है। ठीक है जी, सो आंसर यहाँ पे कौन सा आ सकता है? क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट है? ऐसा कुछ वर्ड आपने ज़्यादा नहीं किया होगा इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आप पीपीसी जब कर्व बनाते हो तो वहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसका क्या बन जाएगा? मेन आंसर बन जाएगा। ये ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन है, सो इसलिए इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अब उसकी शेप क्या होती है वो ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आप शेप की ओर जाओगे ना, आप देखोगे उसकी शेप अंदर को मूव करता होता है। उसका मतलब जो शेप बनती है वो किस तरह बनती है? वो अंदर को बनती है। और जो बाहर को बनती है उसका एंगल क्या होता है? साइंस पढ़ी होगी आपने, उसे हम कन्वेक्स कहेंगे, और जो अंदर को बनता है उसे हम कनकेव कहते हैं। तो पीपीसी कर्व इज इन इनसाइड शेप, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? कनकेव टू द एक्सिस। लग गई बात समझ? चलो, ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और नीचे ना मैंने ये लिंक दे दी है, इसमें आपको शेप नज़र आ जाएगी पीपीसी कर्व की, जो मैंने अभी बताई है। फिर आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलिंग अंडर द माइक्रो। देखो जी, अब इसमें माइक्रो में क्या आएगा? मेरा आंसर ऑलरेडी वैसे यहाँ पे जो लगा हुआ है ज़रूरी नहीं कि वही हो, तो इसलिए ये मत सोचना कि लगा हुआ है पहले ही, नहीं, हो सकता भी है, नहीं भी, पहले समझना है। देखो जी, ये 4 ऑप्शंस हैं मेरे सामने। नेशनल इनकम मैंने पहले ही क्लियर कर दिया हुआ, ये तो हटा दो जी। जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग,
और नेशनल सेविंग। भाई नेशनल वर्ड आ गया साथ में, ये भी नहीं आएगा आंसर। दो बचते हैं, दो कौन से हैं? जनरल प्राइस लेवल और फैक्टर प्राइसिंग। अब यहाँ पे प्राइस लेवल जनरल हुआ तो इसका मतलब वो सभी के लिए होगा, और जो चीज़ सभी के लिए होगी वो क्या है यहाँ पे? मैक्रो बन जाएगी। तो आंसर माइक्रो का कौन सा रह गया यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे एक और आंसर आपके सामने आ गया, और ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा दी गई है, पढ़ सकते हो, कर सकते हो आसानी से। क्लियर? चलिए, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व दैट शोज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया पीछे, लेकिन अब आपको समझना है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी कर्व है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताएगी। इकोनॉमिक्स की हुई है आपने स्टार्टिंग में बहुत बार पढ़ी है, प्रोडक्शन कर्व बहुत बार की है, क्या वो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताएगी? नहीं जी, अकेली प्रोडक्शन के बारे में बताती है वो तो, डिमांड के बारे में बताती है वो तो। इनडिफरेंस कर्व भाई सुना हुआ है, क्या ये बताता है? जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में याद आओगा ना, आएगा आपको, तो वहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम ले लेना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ने आपने कौन कौन सी कर्व बनाई है? सिर्फ एक ही तो कर्व बनाई है। कौन सी कर्व है वो? दैट इज पीपीसी कर्व। सो आंसर पीपीसी है। इन डिफरेंस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एग्जैक्ट क्लियर? चलो, तो इसका आंसर आपका ऑलरेडी सही हो गया। चलिए, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लैन्ड इकोनॉमी। चलिए जी, अब प्लैन्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है, मिक्स्ड है और नन ऑफ अबव है। तीन इकोनॉमी है, तीन में से प्लैन्ड मैंने ऑलरेडी आई थिंक ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिया है। तो प्लैन्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे? वहाँ ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट जिसमें होती है वहाँ पे प्लानिंग होती है, और जहाँ पे प्लानिंग होती है उसे हम प्लैन्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो कौन सी इकोनॉमी है जिसमें आप इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा कौन सा है जिसमें गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो आंसर मेरा सोशलिस्टिक लगा देते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है जी। चलिए, फिर आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट सेंटेंस, और ये कैसे करना है? यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, सामने में से नंबर आपने इसमें से भर देना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या इसका मीनिंग सामने दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो मैं इसे क्या ले लेता हूँ? 3 ले लेता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है जैसा चलता है उसे चलने दीजिए। ठीक है जी। और नॉर्मेटिव का मतलब होता है नेगेटिव वे में बात करना, कि मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है लेकिन नेगेटिव वे में करनी है, और सेंट्रल प्रॉब्लम इनमें से एक दी होगी। तो पहले मैं सेंट्रल प्रॉब्लम को क्लियर कर देता हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम इनमें से कौन सी है? 3 ही तो होती हैं, व्हाट, हाउ एंड बाय whom। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाउ दिया गया है, तो मेरा आंसर सेंट्रल का यहाँ पे नंबर 1 चला जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस। बचते हैं 2, हाउ द प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व्ड और व्हाट ऑट टू बी सॉल्व्ड। जब ऑट टू की बात आ जाए तो शायद होता है उसका आंसर। तो शायद में कोई चीज़ अगर ले ली जाए तो वो नेगेटिव वे में ले जाती है। अब नेगेटिव वे में मैंने यहाँ पे एक वर्ड कहा था, कौन सा? नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव बन जाएगा 4, बचता हुआ आपका आंसर जो रह गया यानी 2, 3, 2, 4, 1 इज माई आंसर। तो मैच कर लेते हैं जी, बिल्कुल सही है। चलिए, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्री इकोनॉमी में प्राइसेस कैसे होती हैं? अब भाई फ्री इकोनॉमी है, वहाँ पे रेगुलेटेड कहाँ से होंगे? तो ये ख़त्म कीजिए आंसर को यहाँ पे ही। पार्शली भी रेगुलेट नहीं किए जा सकते क्योंकि फ्री इकोनॉमी है जिसमें कुछ भी रेगुलेट नहीं हो सकता। तो आंसर आपका सीधा साधा आएगा यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था, समझिए बहुत इजी था। फ्री इकोनॉमी में रेगुलेशन होती नहीं है, पार्शली भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। अब यहाँ पे बताना है कि रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर। रिच पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने चाहिए, उनकी इनकम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। चाहिए भाई, चाहिए मतलब अभी तक आपके यहाँ पे माइंड में पक्का नहीं है ये चीज़, होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट है, चाहिए यानी ऑट टू बी। अब ऑट टू बी से कुछ याद आ रहा है? मैंने पीछे एमसीक्यू भी करा दिया, दैट इज़ नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है बिल्कुल सही और सही विचार में कि ऐसा होना चाहिए और होना ही होगा, यानी उसे आप टेस्ट कर देते हो ऐसा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब आंसर क्या है? नॉर्मेटिव है, जो चीज़ होनी चाहिए या नेगेटिव वे में ऑट टू बी कही जा रही है। ठीक है जी। चलिए, आगे आता है
That defines the additional cost in the term of number of units of the good sacrificed to produce an additional unit of other good. ये एक डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है अब आपको बताना है। अब ये चीज़ किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, डिफाइंस एज द एडिशनल कॉस्ट, मतलब एक ऐसी चीज़ जो एडिशनल कॉस्ट है। पहली बात तो एक समझ लीजिए, मैं अभी से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसमें चेंज आ जाए, जिसमें एडिशनल बात आ जाए, तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे वर्ड मार्जिनल यानी एम वर्ड तो आएगा ही आएगा। तो पीपीसी और राइट शिफ्ट वर्ड मैं यहाँ से आपको ऑलरेडी कट कर देता हूँ, आंसर आएगा एमआरटी या एमओसी के बीच में। अब यहाँ पे बात आती है एडिशनल कॉस्ट। अब मैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात करता हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो यहाँ पे सिंपल सी एमओसी की, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या ये डेफिनेशन सेट बैठती है, भाई उसकी ही डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स में आपके एडिशनल कॉस्ट कितने टर्म्स के लिए यानी यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा। जब सेक्रीफाइस का वर्ड आ जाए ना, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव याद आता है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आंसर है, मैंने चुना नहीं, ये लीजिए बिल्कुल सही आंसर होगा ये भी। ओके जी, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगा तो पीपीएफ यानी पीपीसी कर्व किस डायरेक्शन में सीधे नीचे जाएगी। अब सीधे कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बिहाइंड जाएगी, सेंट्रल जाएगी, ये आपको बताना है। और जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी यानी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही 0 हो गई है, तो वहाँ पे आप नीचे ही जाओगे, वहाँ ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ पे पीछे नहीं मुड़ सकते, वहाँ पे कहीं नहीं जा सकते, वहाँ पे आपका आंसर डाउनवर्ड बन जाएगा। सीधा साधा माइंड लगाना है यहाँ पे आपने अपना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिंक दे दी है जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया जाएगा क्या है इसका आंसर। आगे देखिए, आगे है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अदर नेम। अब इसे जानने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कौन कौन से कंसेप्ट इसमें आते हैं। प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है कि ये चीज़ें मैक्रो का पार्ट है। तो क्या माइक्रो में बचता हुआ कौन सा है, एमओसी और प्राइस। अब क्या एमओसी आएगा इसके बीच में, भाई अभी पीछे पड़ा है, क्या वो इसका पार्ट है तो इसका पार्ट, लेकिन थ्योरी इसमें नहीं एक्सप्लेन की जाती, वो मैक्रो का पार्ट बन जाती है। तो मेन जो इसका अदर नेम, देखो उन्होंने ये पूछा है अदर नेम, आता इसमें ही है, लेकिन अदर नेम कौन सा बनेगा। अदर नेम ज़्यादातर जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही होगी, तो ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ हो रही है वो एमओसी है या प्राइस है। तो याद रखिए प्राइस एक मेन पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए थ्योरी ऑफ प्राइजेस का अलग एक नाम बना गया है, ठीक है जी। अब रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस क्या है, कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, सोशल वेलफेयर है या मिनिमम कॉस्ट। प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी थी, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए क्या देखती है, क्या हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं सोचती, तो ये आंसर नहीं आ सकता। सोशल वेलफेयर है या मिनिमम कॉस्ट, गवर्नमेंट कभी भी कॉस्ट के बारे में अपनी चिंता नहीं रखती, इसलिए बचता हुआ आंसर क्या है, सोशल वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर सोसाइटी की ओर ध्यान देती है, सोसाइटी के लिए काम करती है, तो सोशल वेलफेयर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इकोनॉमी, ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे, वो क्या है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड की शॉर्टेजेस का मतलब क्या होता है, मतलब रिसोर्सेज, मतलब मेरी डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज उसमें कम हो गए हैं, तो उसका मतलब क्या है, क्या वहाँ पे हमारी वांट्स कम हो गई। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ पे कोई वर्ड आपने सुना है, हमारी डिमांड तो, हमारी वांट्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, वो नहीं आ सकता। क्या चॉइस अनलिमिटेड हो गई है हमारी, भाई ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स, क्या मेरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गई, या आंसर इज स्कार्सिटी। ये दोनों चीज़ों में कौन सा आंसर आएगा, याद रखिएगा कि उन्होंने पूछा क्या है, जब कमी हो जाए, तो कमी किसका मीनिंग है, स्कार्सिटी का, ठीक है जी। तो आंसर इज स्कार्सिटी। दिस इज ऑल अबाउट द मेन एमसीक्यूज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा बहुत सारे आपको और एमसीक्यूज इसी चैप्टर के मिल जाएंगे दोस्तों।
आपको लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दिए गए हैं। 2-3 लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अच्छा आसानी से कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस, और ऐसे ही अपनी वीडियो को देखते हुए आंसर्स को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज की बस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।